हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। दिस इज डिम्पल यादव। तो बेटा हमने कल 9th और 10th का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और आपको अच्छे लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो हम इनमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ जो अच्छी बुक्स हैं, आर डी शर्मा लाइक बुक हैं, जो भी हैं वो हम सारे की सारी आपको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज भी हम क्या करवाने वाले हैं, पोलिनोमियल। एक्चुअली 9th के अंदर भी पोलिनोमियल चल रहा है, अब 10th के अंदर भी क्या चल रहा है, पोलिनोमियल चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप फोकस के साथ देखना। और जिन बच्चों को थोड़ा बेसिक भी नहीं आता वो कल वाले लेक्चर को देख ले, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो बेटा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया है कि पोलिनोमियल क्या होता है, किस तरीके का होता है, कितना होता है, कौन सी टर्म में पोलिनोमियल होती हैं और कौन सी टर्म में पोलिनोमियल नहीं होती। लेकिन जो बच्चा 10th के अंदर है उसको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, उसको भी हम क्या करवा देंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे की चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज करवा देंगे। बाकी किसी ने वीडियो नहीं देख रखी तो कल वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो देखो बेटा, पोलिनोमियल हमने पीछे पढ़ लिया कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो हम यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली यहां पे हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से तरीके के पोलिनोमियल होते हैं। तो देखो बेटा, पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जैसे कि हमने कोई भी पोलिनोमियल ले लिया, p ऑफ x इज 2x² + 3x + 5। ये बेटा क्या है, पोलिनोमियल है, जहां पे ये x की वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है, -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या कुछ भी एक्सेट्रा हो सकती है। ठीक है, तो इन तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल के हमने टाइप्स भी बता दिए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सारी टर्में ऐसी होती हैं, बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं जो पोलिनोमियल नहीं होती। तो पोलिनोमियल होने के लिए सबसे जरूरी क्या है बेटा, जो x की डिग्री है, जो पावर है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर के अंदर होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया √x + 5 तो बेटा बोलेंगे इसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा। और मैंने लिख दिया 1/x + 5, ये भी क्या पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल ऐसे ही होगा जो पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा। ठीक है, उनको पोलिनोमियल बोलेंगे। अब जब टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है जब हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि लिख दिया मैंने 5 लिख दिया, मैंने 6 लिख दिया, तो बेटा इसके साथ क्या है, x⁻0। बेटा x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो 5 को ऐसे लिखा जाता है। तो बेटा इसको जीरो पोलिनोमियल भी तो बोल सकते हैं ना, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसके साथ भी x की पावर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। एक होता है बेटा क्या, लीनियर पोलिनोमियल। बेटा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1। अभी डिग्री क्या होती है, हमने कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। इसमें बेटा डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री 2 है। क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 2, तो क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। और इन सब को लिखने का तरीका हक क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा है, तो बेटा इसके लिए लिखेंगे ax + b = 0 कर देंगे। अब =0 करने का मतलब ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर =0 नहीं रखेंगे तो ये पोलिनोमियल है, और ये पोलिनोमियल बराबर है किसके, p ऑफ x के बराबर है। क्लियर आपको ये बात। ठीक है, अब जो x की डिग्री कितनी है बेटा, 1, तो इसको क्या बोल दिया, लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या हो, 1, उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। अब आता है बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा जिसकी डिग्री 2 हो, बेटा डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब देखो वो कैसे लिखेंगे, ये ax + b है, तो इसके साथ एक x को और मल्टीप्लाई कर दो, एक x को और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 डिग्री का बन जाएगा। तो बेटा एक x से मल्टीप्लाई किया तो ये ax² हो गया बेटा, इसके साथ bx आ गया, और एक कांस्टेंट टर्म और लिख दो, वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का। एक बेटा होता है क्यूबिक।
क्यूबिक के अंदर क्या होगा, इसकी डिग्री 2 हो गई, क्यूबिक के अंदर डिग्री कितनी आ जाएगी, क्यूब का मतलब होता है 3 पावर, ठीक है। तो उसको क्या लिख देंगे, एक एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ए एक्स क्यूब स्क्वायर है, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर, सी के साथ एक और मल्टीप्लाई और एक कांस्टेंट टर्म और जोड़ दो, ये हो गया डी। ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब एक 4 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, 4 डिग्री को बोलते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती है, डिग्री 4 होती है। उसको कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट कैसा होगा बेटा, उसको एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स रेज टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड द 4 डिग्री, ये 4 पोलिनोमियल हो गए। अब यही चीज आपको nth पोलिनोमियल के लिए लिखनी हो तो क्या करोगे, nth पोलिनोमियल nth डिग्री के लिए लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो तो हमने लिख लिया ए नॉट एक्स रेज टू द पावर n, फिर कोई भी नंबर लगा दो कांस्टेंट, क्या फर्क पड़ता है, n-1 प्लस a2 एक्स n माइनस 2 डॉट 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 a n एक्स n माइनस n, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। n माइनस n मतलब ये x की पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो ये यहाँ पे a n ही आ जाएगा। मतलब इसके साथ भी लास्ट वाला कांस्टेंट आ गया ना, सभी के साथ देखो बेटा, इसमें c कांस्टेंट आया था, इसमें b, इसमें d और इसमें e, तो यहाँ भी क्या आ गया, कोई भी an एक कांस्टेंट आ गया, वो an कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो बेटा इसको बोलते हैं nth डिग्री का पोलिनोमियल, इसको nth डिग्री का पोलिनोमियल बोला जाता है। तो आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, जो भी ये चीजें दे रखी हैं इनकी डिग्री को करना है। जैसे कि इसमें कैसा होगा बेटा, जो ए बी सी है ये रियल नंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर अटेन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए विल नॉट इक्वल टू 0, क्यों, अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्यों, अगर a 0 हुआ तो ये तो खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक पार्ट तो स्क्वायर वाला पार्ट तो खत्म हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, इसकी डिग्री 2 रहेगी नहीं, 1 डिग्री हो जाएगी, और जैसे 1 डिग्री होगी ये वापस से क्या बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल ऐसा बन जाएगा। और यहाँ भी a क्या नहीं हो सकता 0, यहाँ भी किसी के अंदर भी a नॉन 0 रहेगा, ठीक है। अगर a 0 हो गया तो वो पावर घट जाएगी और वो दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर देखो बेटा ये 0 हो गया तो पूरे वापस से क्या बन जाएगा, ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, फिर ठीक है। आई बात समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो भी पोलिनोमियल लिखते हैं तो उसके जीरोज की बात करते हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज द जीरो, जीरो क्या होता है। अब चलो बेटा जीरोज की बात करते हैं। देखो जीरोज क्या होता है, कोई नहीं, इनके देखो पूरी की पूरी एनसीईआरटी सोल्व करवाई जाएगी। सबसे पहले क्या, उस कंसेप्ट को ग्रिप कर लो, सबसे जरूरी है कि कंसेप्ट को ग्रिप करके पढ़ना, फिर सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है जी। चलो जी करते हैं। देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, देखो बेटा मैंने लिखा कोई भी पोलिनोमियल लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। बेटा जो भी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं ना, जो भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या एबीसी चल रखा है, ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, इन सारी की सारी चीजों को नंबर डाल के वो कंपेयर कर लिया। और जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेके बता दूंगा, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है। अब बोल रहा है कि इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज का मतलब बेटा होता है इसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे हिंदी में लिख लो, जिसकी जितनी डिग्री बेटा, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरोज बेटा, जीरोज या उसको रूट्स बोल सकते हो सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, मतलब लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसका आंसर भी कितना होगा 1 होगा। इसकी क्वाड्रेटिक 2 डिग्री है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे 2, इसके भी जीरोज कितने होंगे 2। क्यूबिक के 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही सॉल्यूशन, वेरी इजी कंसेप्ट, आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने सिखाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्या हमारे पास, ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो मैंने मान लिया कि ये k वैल्यू के ऊपर 0 हो जाता है, एट x इज इक्वल्स टू k पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया, मतलब k वैल्यू डाल देंगे ना, k वैल्यू का मतलब है बेटा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 कुछ भी हो,
उस पर 0 हो जाएगा। जैसे देखो अब k डाल दो बेटा, p ऑफ k फाइंड आउट करो, तो p ऑफ k को 0 करोगे तो देखो ऊपर तो लिख ही दिया हमने k, तो p ऑफ k को 0 कर दो, मतलब x की जगह हमने क्या डाल दिया, k डाल दिया, तो यहाँ भी x की जगह क्या डाल दोगे, k, तो इसको 0 कर दो, a k प्लस b इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b बाई ए, मतलब k इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए पे ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। अगर विश्वास नहीं है आप चेक करके देख लो बेटा, यहाँ पे माइनस बी बाई ए रखो, देखो तो a इंटू के की जगह मैंने क्या रख दिया, x के रखा था, k की जगह मैंने माइनस बी बाई ए रख दिया, तो माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो ये कैंसिल, माइनस प्लस 0। तो इसका मतलब k इसका क्या है, जीरोज है। जीरोज मतलब वो संख्या या वो आंसर जो फाइंड आउट करने के ऊपर उस वैल्यू के अंदर डालते तो उसको 0 बना दे, समझे। अरे k का वो आंसर आया, इसमें डाला और जब इसको सोल्व किया तो 0 बन गया, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, जीरोज। ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छे से। आगे देखो अब ये 2 है, तो बेटा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही आने वाला है, कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसे इनको फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, इसके अंदर 3 होंगे, इनको अल्फा बीटा मानेंगे, अल्फा बीटा गामा मानेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेंगे। ठीक है जी, आ रहा है समझ में। चलो जी, अब क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक के 2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले दिया हमने ले दिया 2x प्लस 3, एक p ऑफ x एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जीरोज फाइंड आउट करो, मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, हाउ मेनी जीरोज दिस क्वेश्चन विल हैव। तो बेटा x की वैल्यू को फाइंड आउट करो, मतलब इस पे p ऑफ 0 फाइंड आउट करो कि p ऑफ x 0 कब होगा, तो रख दो भाई, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या जाएगी, ये उस तरफ जाएगा -3, ये डिवाइड बाई, तो -3/2, मतलब लीनियर पोलिनोमियल उसका एक सोल्यूशन क्या आ गया, -3/2 सोल्यूशन आ गया। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो जी, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाओ, देखो जी, थोड़ा देखो इस तरफ, बेटा इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये 9th क्लास में अच्छे से सीख के आए हो। बेटा इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक डिपेंडेंट एक्सिस होता है, एक इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है। जैसे हमने कोई भी टर्म लिखा y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, मतलब y डिपेंड करेगा किसके ऊपर, x के ऊपर। तो बेटा x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो बेटा x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंड करता है दूसरे नंबर के ऊपर। ठीक है, अब हम ग्राफिकली कुछ चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि y इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2x प्लस 3। ठीक है, 9th में आपने ग्राफ को ड्रा करना सीखा होगा, तो बेटा कुछ भी वैल्यू लेते हैं, है ना। तो जैसे मान लिया कि 2, -1 और -2, 7, ऐसे कुछ भी पॉइंट ले लिया, तो हम क्या करते थे भाई, एक बार x को 2 लो, y क्या, x को 2 लो, एक काम करो x को 2 लो और -2। बेटा इसको 2 लिया तो क्या आया, 2 2 जा 4, 3, y आ गया हमारे पास 7। इसको -2 लो, -2 प्लस 3, -2 -4 प्लस 3 -1, तो y कितना आ गया, -1। ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करते थे 9th क्लास के अंदर। तो मान लो बेटा इसकी जो इक्वेशन जाएगी ऐसे जाएगी, ऐसे फाइंड आउट करती हुई जाएगी। ठीक है, ये कहीं पर भी कट करेगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, बेटा जो x एक्सिस को कट करता है ना, वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन हुआ ना, तो देखो ये जो यहाँ पे कट करेगा ना, वो कितना होगा, -3/2। कैसे बेटा, आराम से देखो, अरे ये कर दिया ना हमने, देखो है ना, तो ये -3/2। देखो बेटा ये x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट होता है, ये x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे कि ये 1 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, तो 1 और 2 के बीच में -3/2 आएगा, -1.5 अराउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आएगा, जैसे कि 0,3 आ गया या कुछ भी पॉइंट आ गया, वो आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, आ रहा समझ में। अब देखो, तो ग्राफिकली भी इन चीजों को हम सोल्व करते हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आराम से सोल्व हो जाएगा जो बताने वाला हूं। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इस तरफ और देख लो, थोड़ा मेरी बात सुनो। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो बेटा देखो इसका ग्राफ भी तो होता है,
कोई भी इक्वेशन लिखता हूं, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, सभी इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं। जब ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे हम आपको ग्राफ भी डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे। पहले सबसे जरूरी है कि एनसीईआरटी के ऊपर अच्छी सी ग्रिप बना लो ताकि आप घबराओ ना, ठीक है। अब देखो बेटा, ये डिपेंड करता है, तो बेटा इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। पैराबोला अपवार्ड या पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। तो पैराबोला अपवार्ड कब आएगा बेटा, अपवार्ड पैराबोला कब होगा बताओ बेटा। अपवार्ड तब होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और डाउनवर्ड कब होगा, जब ए की वैल्यू लेस देन। बेटा जो ये शेप है ना, शेप, ये शेप है, इस शेप को क्या बोला जाता है, पैराबोला। पैराबोला के नाम से जाना जाता है इसको, पैराबोला। अरे जैसे हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल होता है ना, गोला, इलिप्स, अंडाकार शेप होती है, उनकी भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ोगे जैसे जैसे क्लास के अंदर मूव करोगे। जैसे सर्कल बना दिया मैंने, ये ऐसे सर्कल बना दिया, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हर एक चीज की इक्वेशन होती है, ऐसे इन चीजों को बोलते हैं पैराबोला। अब देखो ये पैराबोला अगर मैंने ऐसे कट किया ऐसे करके, तो बेटा देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कहीं ना कहीं जाके। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। बहुत बार पैराबोला क्या होगा, जैसे बहुत बार पैराबोला यहां पे डाल दिया हमने, तो बेटा ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, नो जीरोज, इसका कोई जीरोज नहीं है। बहुत बार ऊपर के चला जाएगा पैराबोला, तब भी क्या बोलेंगे, इसका भी कोई जीरोज नहीं है। आया समझ में आपको, आई होप सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो चलो अब क्या करते हैं, देखो अब मैंने इस एक्स एक्सिस को कैसे कट किया, ऐसे करके ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ ड्रा करो, जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा उसके उतने ही जीरोज होंगे। तो देखो बेटा ये कहां पे कट किया, 1 2 और 3, तो क्या बोलोगे, दिस ग्राफ हैज 3 जीरोज, ठीक है। या इसको थोड़ा ऐसे लिख देना चाहिए, 3 जीरोज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा ग्राफ देखो बेटा, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज हो गया आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा टच करके जाएगा बेटा, टच करके जा रहा है, ठीक है, मान लो टच। अरे गर्मी यार, कितनी गर्मी है ना। पंखा चलाते हैं ना तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, सॉरी पंखा चलाने पे क्या होता है, आवाज़ आती है माइक से, घर घर करता है, ठीक है। बेटा देखा इसका कितना पॉइंट हो गया बेटा, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब बेटा इसका 1 जीरोज। अब देखो और देखो, थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। तो बेटा कितना, मार्कर अलग यूज कर लो, इसका कितना, 1 2, इसके भी बेटा कितने हो गए, 3 जीरोज हो गए, क्लियर है। अब आगे देखो और कर लो बेटा, ठीक है, ऐसे इसके कितने जीरोज हो गए बेटा, इसका एक भी जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो इसका एक भी जीरोज नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मतलब जो भी ग्राफ हो एक्स एक्स, देखो याद रखना, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, वाई एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर इस इक्वेशन को चेंज करता है ना, वाई में कन्वर्ट कर देता वाई एक्सिस के, मतलब ये क्या दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, ये y इज इक्वल्स टू कुछ दे रखा है, ये x इज इक्वल्स टू वाई देना, तो फिर y एक्सिस को कट करेगा, वो सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये क्या है, y इज इक्वल्स टू, अगर लिख दे x इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c, मतलब y एक्सिस पे कट, तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ को तुम ऐसे कट करवाओगे, तो 1 2 और 3 ऐसे मान लेना, ठीक है। तो बाकी यही आएगा तुम्हारे सिलेबस के अंदर, अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, सबसे पहले उस इक्वेशन को चेक करना है, ठीक है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, आपके बेसिक्स कंसेप्ट खत्म हो गए। दूसरी बात, हमने 9th क्लास का लेक्चर भी वहाँ पे पढ़ा रखा है। एक्चुअली जो 9th क्लास का लेक्चर है ना, वो थोड़ा सा अच्छा है, टिपिकल है, अच्छी नॉलेज है। अगर 9th अच्छे से पढ़ ली, 10th में इन लेक्चर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप आती है, ठीक है। बस एक ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन होता है वो न्यू कंसेप्ट होता है, बाकी 9th की चीजें अच्छे से देखो। जो 10th का बच्चा वो 9th की वीडियोस को भी देख लो अच्छे से, अच्छी कंफर्मेशन आ जाएगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगली एक्सरसाइजेज के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।